नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश चौहान और आप देख रहे हैं मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट के ऊपर एमसीक्यू और पीवाईक्यू ऑफ द डिफरेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और दोस्तों, इससे पहले एक सेशन लिया था जिसके अंदर हमने एमसीक्यू बताए थे या प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। तो बस उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज का हमारा जो सेशन जो रहने वाला है, इसके अंदर हम लोग जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, वो इसमें आएंगे। और जैसा मैं आपको बार बार कहता भी हूँ और बताता भी हूँ, वही बात कि दोस्तों, हमारा ये जो सोर्स है वो बेस्ट और टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा लिया गया है और बेस्ट फैकल्टीज़ ऑफ द केमिस्ट्रीज उनका लिया गया है। बस ये है कि आपको अपडेट रखने के लिए कि आपकी तैयारी उन स्टूडेंट्स के इक्विवेलेंट हो जो आपके 2 लाख 2.5 लाख रुपए की फीस दे करके वहाँ पढ़ रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम उसी लेवल का मैटर और उसी तरीके से आपको समझाएं, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है, पहला देखिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द 4 मेटल्स आर गिवन। यहाँ पर आपके मेटल्स के एसआरपी दिए हुए हैं दोस्तों, रिडक्शन पोटेंशियल। और क्या पूछा गया आपसे, वो पूछा गया है कि बताइए भाई, ये इनके एसआरपी दिए हुए हैं 4 मेटल्स, और पूछा द मेटल दैट डिस्प्लेस ए प्लस फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। ए प्लस को जो है कौन डिस्प्लेस कर देगा? द मेटल दैट डिस्प्लेसेस ए प्लस फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन, वो कौन सी मेटल होगी भाई? देखो दोस्तों, ए प्लस को अगर अपने को हटाना है तो इसका मतलब हो गया ए प्लस में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन डालूंगा तभी तो हटेगा, नहीं तो कैसे हटेगा? उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। और इसको इलेक्ट्रॉन देगा कौन? इसको इलेक्ट्रॉन वही देगा जिसका एसओपी ज़्यादा हो। तो एसओपी ज़्यादा यहाँ देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 1.4 आएगा। सॉरी, ये कितना रहेगा? प्लस में 0.14 आ गया। ये क्या जाएगा? प्लस के अंदर क्या जाएगा? प्लस 0.126। और ये देखेंगे तो ये कितना जाएगा? प्लस में 0.402। तो जिसका एसओपी ज़्यादा होगा वह इसको आपके सॉल्यूशन से हटाएगा। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है दोस्तों? प्लस 0.402। तो जो डी जो आएगा वो डी प्लस के फॉर्म में लिखेंगे। ये डी प्लस है, डी में दिया हुआ है, तो अपन देखेंगे कि ये वैल्यू आपकी प्लस में आ जाएगी। तो इसके हिसाब से मेरा आंसर कौन सा होना चाहिए? डी होना चाहिए। इट शुड बी डी आंसर। द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कितना हो जाएगा, जबकि प्रेशर इतना दिया हुआ, कंसंट्रेशन इतनी दी हुई है, विल बी हाउ मच? दोस्तों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रहा होगा, नर्स्ट इक्वेशन। तो इस नर्स्ट इक्वेशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो अपना आंसर आ ही जाएगा। और नर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन इंटू लॉग बेस 10। और ये आपके इसने पूछा रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिएक्शन को अगर अपन लिखते हैं तो आपने देखा होगा रिडक्शन को इस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों, 2 HN प्लस 2 इलेक्ट्रॉन डाले तो H2 आ गया। तो ये H2 जो है इसमें आपके N की वैल्यू 2 हो जाएगी, स्टैंडर्ड कंडीशन थी वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस 0.591, N की वैल्यू 2 हो गई, लॉग बेस 10। तो ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ H2 अपॉन HN की पावर क्या आ जाएगी? 2। तो यहाँ अपने को दिया हुआ दोस्तों, ये कितना दिया हुआ है? प्रेशर तो अपने पास 180 में तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। HN की वैल्यू कितनी है? 0.1 है। तो 0.1 इंटू 0.1 ये गया, तो 10 की पावर 2 है, तो ये 2 आगे आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। आंसर फाइनली मेरे पास क्या आएगा? 0.0591 वोल्ट। ये आंसर आएगा। तो ये किस में दिया आपने? सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। मैं इसको थोड़ा क्लीन कर सकता हूँ, रफ कर सकता हूँ अगर आपने नोट किया हो तो। मतलब ये है कि मैं समझा नहीं, यही चाहता कि इसने एसआरपी दिया तो आपने एसआरपी वाली रिएक्शन लिखकर कैसे कर लिया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, द ईएमएफ ऑफ द सेल। जो सेल का ईएमएफ निकालना है, दिस सेल विल बी इंक्रीज्ड बाई
इसको अपन कैसे बढ़ा सकते हैं? द ईएमएफ ऑफ सेल कैन बी इंक्रीज्ड। आपको पता है ये एनोड है और ये मेरा क्या है दोस्तों, कैथोड है। तो अगर मैं कहता हूँ कि मुझे सेल का बढ़ाना होता तो क्या फॉर्मूला था, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10। जो एनोड की कंसंट्रेशन होती है ऊपर लिखी जाती है, मतलब मैं Tl प्लस लिख दूँ और नीचे क्या लिख दूँ मैं, Cu प्लस 2, क्योंकि सॉलिड जो होता है उसका एक्टिव मास क्या होता है, 1 माना जाता है। तो ये रिएक्शन तो आपके यही बनने वाली है। अब इसको कैसे बढ़ा सकते हैं भाई, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Cu प्लस 2। अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू आपको पता है, ये जैसे ये बढ़ गया 10 की पावर -2 से 10 की पावर -3 हो गया, तो इसका मतलब ये इसमें ऐड हो जाएगा ये तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा, डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ थेलियम, मतलब कुल मिला के अगर इसको प्लस करना चाहते हो, इसको प्लस करना चाहते हो तो क्या करो, इसको बढ़ाओ और इसको क्या करो, घटाओ। तो दो ही आंसर आपके पास हो जाएंगे, एक तो पहले वाला और दूसरा दूसरे वाला। आंसर कौन सा रहेगा, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, एट 25 डिग्री सेल्सियस द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल हैविंग द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स चेंज इज फाउंड टू बी 0.295 वोल्ट। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज हाउ मच। दोबारा पढ़ देता हूँ। 25 डिग्री सेल्सियस पर सेल का जो ईएमएफ है वो दिया गया है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इवॉल्व हो रहे हैं, मतलब इसका एन फैक्टर 2 दे दिया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज हाउ मच। तो इक्विलिब्रियम आपको पता होना चाहिए कि ये जो अपन फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो इसमें आपने देखा होगा इक्विलिब्रियम पर ई की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ई इज इक्वल टू होता है ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10, और ये आपको पता क्यू होता है। जब इसको अपन 0 कर लेते हैं तो क्यू की जगह क्या ले लेते हैं, के इक्विलिब्रियम। तो ई नॉट मुझे यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये रहा स्टैंडर्ड ईएमएफ कितना है, 0.295। ये इधर आ जाएगा प्लस में 0.0591। एन की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है, लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम। अगर आप इसको निकालेंगे तो ये लगभग आपके पास आएगा पॉइंट, कितना जाएगा बताओ, ये आएगा 0.295। तो 0.295 अपॉन 0.0295 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम। तो ये जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब 10 की पावर 10 कर लूँ तो ये मेरा क्या आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम। तो इसके हिसाब से आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, आंसर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों। ये दिया है द पोटेंशियल फॉर द सेल, इस सेल का सेल पोटेंशियल कितना होगा। अब चूंकि ई नॉट ऑफ सी आर प्लस 3 ऑब्लिक सी आर पॉइंट का 72 है और ये दिया हुआ है, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि इस सेगमेंट में जो अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन सारे वही हैं। तो अब देखिए आपके क्या दिया है, एक ये रिएक्शन, इसकी अपन रिएक्शन बना लें और बैलेंस भी करनी पड़ेगी तभी ये क्वेश्चन होगा, वरना नहीं होगा भाई। तो सी आर से क्या बन रहा है, सी आर प्लस 3, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। और ये देखते हैं अपन एफ ई प्लस 2 से क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एफ ई आएगा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो मैंने ये तीनों इलेक्ट्रॉन ले लिए या 3 कर लिया। ये देखिए आप, हो गया बैलेंस, नहीं ये प्लस के 6 है तो 3 ही तो लेना पड़ेगा, 3 क्यों ले, 6 आ रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं अपने पास में। 1 मिनट रुकिए,
2 से एफ ही आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन क्रॉस मल्टीपल करना पड़ेगा। ये हो गया Cr से Cr+3। और अब आपको पता चल चुका है कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा Fe। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से और इसको कर देता हूँ 3 से, तो ये क्या हो जाएगा। अब ये अपने को पता चल चुका है कि 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, अपने इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, इसका जो अपने को सेल पोटेंशियल निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड पहले, तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैसे निकलेगा, E0 ऑफ, अब एनोड कौन है और कैथोड कौन है, देखो Cr+3 से Cr दिया हुआ है, तो ये एनोड के फॉर्म में लेंगे तो आपको पता ये हो जाएगा प्लस का 0.72, और Fe+2 से Fe, ये SrP चाहिए अपने को, रिडक्शन ही हो रहा है, तो ये कितना 0.42, तो स्टैंडर्ड मुझे मिल गया भाई। ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, और ये 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 1.14, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। E = क्या हो जाएगा, E0 माइनस 0.06 ही लिख रहा हूँ मैं। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 6 का। देखो आप, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किया ना 6 और 6, log बेस 10। अब ऊपर क्या लिखेंगे, Cr+3 की कंसंट्रेशन। Cr+3 की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 है, लेकिन पावर कितनी आएगी इसकी, 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 बार, तो 0.1 × 0.1। नीचे क्या हो जाएगा भाई, Fe+2, ये कितने से मल्टीप्लाई किया हुआ, 3 से, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.01, तो ये मैं कितनी बार लिखूंगा, 0.01 × 0.01। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर तैयार है भाई। चेक करते हैं, ये वैल्यू तो मेरे पास आ चुकी है 1.14, इसको काट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 0.01, और ये हो जाएगा log बेस 10। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये क्या आने वाला है, ये गया तो ये आपके 2 2 4 2 6, और ये जाएगा तो आपके ऊपर हो जाएगा 2, 6 में से 2 जाएंगे 4, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा अपने पास में, -4। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं की हमने, ठीक है, क्योंकि थोड़ा स्पेस कम मिल रहा है। ये माइनस का था, अरे भाई ये गलत है, ये इसमें माइनस का साइन दिया हुआ है, हमें SrP चाहिए था, ये माइनस में है ना यार, यूँ क्या कर रहे हो। तो ये वैल्यू अपने पास में है, थोड़ा ध्यान रखना। मैंने क्या कहा, थोड़ा सा ध्यान हटा और गड़बड़ हो जाती है। पहले E0 निकालते हैं इसका, तो इसमें देखो ये SrP कितना दिया 0.7, तो ये SOP में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 0.7, प्लस SrP चाहिए, SrP यहाँ पर कितना दिया हुआ है, माइनस का 0.42 है। ये क्या है, ये हमने माइनस दिखा नहीं था, 0.42, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने 72 में से 42 गया, कितना हो गया भाई 0.30। अब सही है, तो E = क्या हो जाएगा 0.30। अब ये आपको पता चल चुका है कि 0.30 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस में है भाई, माइनस में नहीं प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा 0.04। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6। तो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताने की कोशिश की है, यही बताने की कोशिश की है दोस्तों कि Cr+3 से Cr में कन्वर्जन हो रहा है, Fe+2 का Fe में। तो मैंने क्या किया, और जो सेल का जो प्रेजेंटेशन दिया हुआ ये दिया हुआ है, तो ये एनोड की तरह काम करेगा,
और जो लेफ़्ट में मेरे जो लेफ़्ट में है वो एनोड की तरह काम करेगा, और राइट वाला कैथोड। दोनों को रिएक्शन को लिख दिया, एन फैक्टर मैंने निकाल लिया, कितना आ गया इसका 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। इसी का मैंने यूज़ किया तो आपके आंसर सामने आ गया। अब देखो जो स्टूडेंट देख रहे हैं, थोड़ा सा ये हमारा कह सकते हैं कि अगर आपको इसको और अच्छा समझना तो झूम करके देखिए। और हमने ये ऐसा इसलिए किया था कि आपका समय बचे और हम ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकें। ठीक है भाई, तो बिल्कुल सरल सा तरीका था। बस ये है कि रिएक्शन को मैंने दोनों को लेकर के एन फैक्टर निकाला, फिर इससे मैं क्यू की वैल्यू रख दूंगा, और नस्ट इक्वेशन का मैंने यूज़ किया है, और कुछ नहीं किया भाई। आगे देखो, आप भी करके देखिएगा, आपको बिल्कुल आपके अच्छा लगेगा और ये हो भी जाएगा। कंसिडर द सेल Cu से Cu+2 if the concentration of Cu+2 and Ag+2 ions becomes 10 times the EMF of the cell। अब वही है तरीका कि आपको ऐसे डायरेक्ट ही कोई लगता थ्योरी का क्वेश्चन है, लेकिन है नहीं भाई। ये आप अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं, और जो मैंने वैल्यू रखी है उसी का यूज़ करें आप। ठीक है भाई, तो अब मैं आपको यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। क्या दिया है, ये Cu से Cu+2, मतलब ये तो क्या हो गया मेरा ऑक्सीडेशन, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो तो ये क्या हो जाएगा 2Ag। अब आपसे पूछा गया है कि इसको कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं अपन, E=E0 -0.059 अपॉन n की वैल्यू 2 हो गई। लगभग उसी टाइप के क्वेश्चन है, Cu+2 अपॉन Ag+ की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब मैं क्या करूं भाई इसमें, ये कह रहा है कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2, ये आपने 10 टाइम्स कर दिया, और सिल्वर आयन ये भी मैंने क्या कर लिया 10 टाइम्स। तो आप देख रहे हैं ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 टाइम्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 100 हो गया भाई, ऊपर 10 है और नीचे क्या है 100, 10 टाइम्स आपने इंक्रीज किया है। द EMF ऑफ द सेल, उस पर क्या हो जाएगा। अब आपको पता ये कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो इसमें आपको पता है E0 जो भी था, ये आपको पता है ये 10 है, -1 जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा -1, इसका हो जाएगा ये प्लस, ये 0.0591 अपॉन 2, ये इतना बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ जाएगा भाई 0.0295 से ये वैल्यू क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। मतलब पहले जो था उससे ये वैल्यू क्या हो गई इतनी बढ़ गई। तो आंसर कौन सा रहेगा सी। दोबारा देख लीजिए, ये था, इसको तो 10 गुना किया और इसको भी 10 गुना किया, तो ये 10 स्क्वायर है तो ये 100 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10 की पावर -1, लॉग 10 की पावर माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो इससे ये वैल्यू क्या हो गई बढ़ गई। 6 आंसर। 7 देखिए क्या दिया है, द स्टैंडर्ड EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल इन्वॉल्विंग द सेल रिएक्शन विथ n = 4 फाउंड टू बी दिस, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन वुड बी। मैं आपको इस चीज़ को बार बार मैं ये आ रहा है ये सवाल, तो मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ उसका बेसिक, कि अगर कोई रिएक्शन है A + B C + D, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा G जो होता है वो होता है डेल्टा G0 + RT log base EQ। अब जब इक्विलिब्रियम होता है तो ये ध्यान रखना है, एट इक्विलिब्रियम ये वैल्यू क्या होती है 0 हो जाती है। एक तो ये वाला चीज़ याद रखना है, और डेल्टा G की वैल्यू आपको पता है ये क्या होती है -NFE-NFE0 + RT log base EQ। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जब इसको E के लिए सॉल्व करेंगे अपन, तो ये माइनस मल्टीप्लाई कर लिया E0 माइनस ये आपके 0.0591 अपॉन n log base 10 Q। अब आपको पता है कि जब इक्विलिब्रियम होगा दोस्तों, एट द इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ये पॉइंट याद रख लीजिए, E विल बी 0 हो जाएगा एंड Q विल बी इक्वल टू K इक्विलिब्रियम। अब आपकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये इसका मैंने बेसिक्स बता दिया।
इसको नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। आइए दोस्तों, क्या दिया है, बाई हाउ मच टाइम्स विल पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, सॉरी अपन ये कर रहे थे पहले, एन की वैल्यू कितनी है, 4 है। ये दिया हुआ है स्टैंडर्ड ईएमएफ गैल्वेनिक सेल, ये कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, स्टैंडर्ड वैल्यू ये दी हुई है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो भाई। तो मैं फार्मूला लगा लेता हूँ, ये आपको पता है, जब ये वैल्यू आपने देखी, इसको आप ज़ीरो करेंगे तो ई नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम। तो बस इसी का यूज़ करना अपने को। तो ई नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, 0.0591, एन की वैल्यू कितनी है भाई, इसमें 4 है, 4 लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम। ये वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है, दिस इज 0.295। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ ही जाएगा, जो आपको दिख भी रहा होगा। तो ये देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको इसमें दे दूँ, डिवाइड करूँ, तो ये आएगा 0.04 1 जा 4, पीछे बच गया 1 और 9 है पीछे, 4 4 जा 16, पीछे बच गया 3 और ये 4 7 जा, ये आ गया। तो 0.295 के अंदर 0.0147 से मैं डिवाइड करूंगा, तो दिस विल गिव मी द लॉग वैल्यू ऑफ लॉग 10 के। तो ये देखिए आपके आंसर मिल रहा है आपको इसमें, कि ये अगर आप देंगे तो आप देख रहे हैं कि लगभग ये 20 बार चला जाएगा, 20 टाइम्स। तो जब लॉग हटेगा तो ये क्या हो गया, 10 की पावर 20 इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। तो यहाँ थोड़ा जो छोटी मोटी बातें हैं वो अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी, तो ही अपन अच्छी पोजीशन पहुँच सकते हैं। तो आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। अगला देखो दोस्तों, हाउ मच टाइम्स विल पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल Cu+2 से Cu चेंज इफ द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड 100 टाइम्स। एक बात ध्यान रखना, मैं एक बहुत ही बेसिक बात बता रहा हूँ, किसी भी सॉल्यूशन को अगर आप डाइल्यूट कर देंगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर उसकी जो उसका SRP जो होता है वो क्या होता है, या SOP जो भी आप निकाल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब ये देखो आपके, ये कोई ये दिया हुआ है Cu+2 इलेक्ट्रॉन Cu। अगर मैं इसके लिए निकालना चाहता हूँ तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट 0.0591, N की वैल्यू 2 हो जाएगी, लॉग बेस 10 1 अपॉन Cu+2। अभी ये 100 गुना कर दिया आपने, तो इसको सॉल्व किया तो ये क्या आएगा, 0.0295। चलो नहीं करोगे तो भी चलेगा, इसको सॉल्व मत करो आप, इसको ऐसे ही रहने दो। तो ये 100 टाइम्स है, नहीं स्क्वायर थोड़ी करेंगे, स्क्वायर आएगा ही नहीं। तो ये देखिए ये हो जाएगा E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2, इसको 100 लिख दिया आपने, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 10 की पावर 2। इसलिए मैंने नहीं काटा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू 0.0591 से मेरे को क्या लग रही है, डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप इसको मिली में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये जो वैल्यू आई है माइनस की 0.0591, इसको 1000 से गुणा कर दीजिए तो ये 59 आ जाएगा। 10 की पावर -3 होता है ना, तो ये 0.059 सही है। ठीक है भाई। मिली का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -3 होता है, तो 59 इंटू 10 की पावर -3, मतलब 1000 का भाग दे दो तो ये वैल्यू क्या आएगी, 0.0591 ही तो आएगी। ये पड़ी।
द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विल बी नेगेटिव इफ, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विल बी नेगेटिव इफ, ये किस कंडीशन में नेगेटिव हो सकता है भाई? तो आपको फिर वही हाइड्रोजन का जो रिएक्शन है वो आपको निकालना पड़ेगा, तो आंसर सही हो जाएगा। ये क्या आएगा भाई? देखिए इधर 2 एचाइन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2, ये कह रहा है नेगेटिव हो जाएगा। PH2 इज इक्वल टू 2 ATM, अब प्रेशर दिया हुआ 2 ATM और ये आपसे पूछा नेगेटिव कब हो जाएगा ये, तो E इज इक्वल टू क्या होता है? E0 माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू 2 log बेस 10 प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन HN की पावर क्या हो जाएगी? 2। स्टैंडर्ड कंडीशन ये वैल्यू क्या होती है? 0। प्रेशर की वैल्यू मैं कितनी रखूँ, ये चारों चेक करनी पड़ेगी आपको। तो ये नेगेटिव कब होगा पता है आपको? जबकि ये वैल्यू क्या हो? कम हो, और ये वैल्यू क्या हो? ज़्यादा हो। तो ये देखो आपके HN को ज़्यादा कर दिया तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। HN इसको ज़्यादा किया और इसको क्या किया गया है? अच्छा नहीं, ये दोनों बराबर किए तो ये भी नहीं हो सकता, 0 ही आएगा। ये दोनों बराबर कर दिया, ये भी नहीं हो सकता। तो फाइनली आंसर कौन सा आ जाएगा? ये आपको ज़्यादा चाहिए और ये वैल्यू क्या चाहिए? कम चाहिए। हो गया भाई? आगे देखिए, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक +2, ये दिया हुआ है। ये इसने दिए हैं, एक तो ये Zn+2 से Zn, निकल +2 से निकल, Fe+2 से Fe, ये दिए हुए हैं, चारों वैल्यू दी हुई है आपके। द रिएक्शन X और Y+2, मतलब X को आपने X+2 में कन्वर्ट किया है, तो स्पॉन्टेनियस कब होगी? देखो एक बात ध्यान रखना, अगर किसी रिएक्शन के अंदर जिसका SRP जितना कम हो, या मैं ये कह दूं कि जिसका SOP सबसे ज़्यादा हो, उसके ऑक्सीडेशन होने की संभावना क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो बताओ ये क्या हो सकता है? मतलब रिएक्शन ये चारों दिए हैं भाई, इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। आप सब वैल्यू को देख लो। आपको सिर्फ एक ही दिमाग लिखना है कि जो मोर रिएक्टिव होगी वो लेस रिएक्टिव को हटा देगी। सबके आपके +2 आयन ही दिए हुए हैं, तो इसका मतलब हो गया अगर जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है और निकल कम रिएक्टिव तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो जाएगी। और ये अपने को पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं था। ठीक है भाई? तो इस तरीके से अपन ये कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे देखिए, व्हेन अ लेड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज, लेड जो आपके बैटरी जो होती है उसकी रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर क्या होता है? वाटर बनता है और H2SO4 का यूज़ हो जाता है। समझे आप? तो बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बैटरी डिस्चार्ज होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो कंज्यूम हो जाता है। लेड सल्फेट इज ये तो बनता है उसमें, लेड इज फॉर्म, लेड बनता थोड़ी, लेड तो कंज्यूम होता है, SO2 तो बनती ही नहीं है। तो आंसर डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड वाइडली इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी? लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर किसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है? तो एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, लेड के साथ में थोड़ा थोड़ा एंटीमनी भी डालते हैं। ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा इसको याद रखिए। व्हेन लेड स्टोरेज बैटरी इज चार्ज, जब आपके लेड स्टोरेज बैटरी आपके चार्ज होती है तो क्या होता है? रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। मतलब जो Pb प्लस PbO2 जो होता है प्लस H2SO4 जो होता है, ये PbSO4 बनाता है प्लस H2O बनाता है। तो जब चार्ज होंगे तो ये तो डिस्चार्जिंग रिएक्शन है, ये ऊपर वाले डिस्चार्जिंग और ये क्या चार्जिंग की है, तो वापस ये चीज़ बन जाएगी। तो क्या लिखा है इसमें? देखो ऑप्शन चेक करते हैं।
सल्फ्यूरिक एसिड इज रीजनरेटेड, ये वापस जो होता है ना सल्फेट, इसके रिएक्शन करके इसको H2SO4 वापस बनेगा, बिल्कुल सही बात है। द लेड इलेक्ट्रोड बिकम्स कोटेड विद द लेड सल्फेट, गलत बात है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ही बनता है वापस, बी इज करेक्ट। आगे देखिए, विच कलरलेस गैस इवॉल्व व्हेन द NH4Cl रिएक्ट विद द जिंक इन अ ड्राई सेल बैटरी। अब ये बेटा जो क्वेश्चन जो है ये वो क्वेश्चन है जो आपने वो कहते हैं ना कि थ्योरी के अंदर सेल के अंदर पढ़ा है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती, ध्यान रखिएगा। NH4 रिएक्ट विद द जिंक, तो ये ZnCl2 बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा, और ये अब बना भी सकते थे रिएक्शन Zn प्लस NH4Cl, तो इसको डबल कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा ZnCl2 प्लस 2 मोल अमोनिया प्लस क्या हो जाएगा H2 गैस बाहर निकलेगी। अगला देखिए, ये सेल वाले क्वेश्चन ही है सारे। द वोल्टेज ऑफ मर्करी सेल रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब मर्करी सेल के बारे में पूछा गया, तो मर्करी सेल का जो होते वो हमें पता है कि सेल वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ बिकॉज ऑफ नेट सेल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एक्टिव स्पीसीज, तो ये बात भी बिल्कुल आपके सही है, क्योंकि एक्टिव स्पीसीज होगी तो वो क्या रिएक्शन कर लेगी, और नॉन एक्टिव होगी तो रिएक्शन नहीं करेगी, वो वैसे कैसे पड़ी रहेगी। तो इसलिए दोनों चीज़ें आपकी क्या है, सही है, और इसका ये एक्सप्लेनेशन भी है। तो पहले ही आंसर आएगा, दूसरा कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। थ्योरेटिकल पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मेटल व्हेन कपल्ड विल गिव द मैक्सिमम EMF फॉर द वोल्टाइक सेल। सबसे ज़्यादा आपके EMF किसका होगा? देखो दोस्तों, इसमें बेस क्या होता है, सबसे ऊपर वाला ले लो और एक नीचे वाला, तो वो एनोड की तरह काम करेगा और ये कैथोड की तरफ। तो जितना ज़्यादा गैप होगा वोल्टाइक सेल या सेल वोल्टेज की वैल्यू उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसमें आप देखिए, आयरन कॉपर, लेड गोल्ड कॉपर, ये दोनों नीचे पास पास वाले हैं। कैल्शियम ऊपर आता है और कॉपर क्या आता है, नीचे आता है। सो योर आंसर विल बी व्हाट, डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये इस तरीके से अपन क्वेश्चन करते हैं भैया। ओहो, ये एक अच्छा क्वेश्चन आ गया, इसमें ऑप्शन नहीं है। फाइंड द pH इन द एनोडिक हाफ सेल। करें इसको, ये ऐसा क्वेश्चन ऐसे जेई में आता है, हालांकि आपको जब आएगा तो उसमें ऑप्शन मिलेंगे। pH निकालने इन द एनोडिक हाफ सेल, एनोडिक हाफ सेल के अंदर क्या निकालनी है, इसकी pH निकालनी है। लेट्स सी, करते हैं दोस्तों। अब ई सेल कितना दिया है, इसकी जो अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो H2 प्लस, इसका ऑक्सीडेशन कर लो, H2 से 2 HN मिल रहा है, और यहाँ ले लेता हूँ मैं 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कैंसल आउट हो गया। तो ये क्या आ गया, H2 प्लस 2Ag प्लस 2H प्लस 2Ag सॉलिड। अब ये आपने रिएक्शन लिख ली है, और यहाँ जो E नर्स्ट इक्वेशन अगर अपन लिखे हैं तो E इज इक्वल टू था E0 माइनस 0.0591 अपॉन, अब 0.059 की जगह आप चाहो तो यहाँ 0.06 ही लिख दो, एक ही बात है। n की वैल्यू 2 हो गई, log बेस 10, HN की पावर क्या हो गया 2, और ये हो जाएगा Ag प्लस की पावर क्या हो जाएगी 2। सॉल्व ही तो करना, और करना क्या है। E0 ये वैल्यू कितनी दी अपने को 0.86, और E0 कितना दिया हुआ अपने पास में, ये दिया हुआ है। ये इसे निकाल सकते अपन। E0 कैसे निकालेंगे, E0 SOP ऑफ एनोड प्लस E0 ऑफ SRP ऑफ कैथोड। SOP की वैल्यू कितनी है यहाँ पर,
ये तो जीरो हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन है, ये एनोड की तरह काम कर रहा है, प्लस SRB की वैल्यू कितनी है, ये 0.8, तो ये 0.8 वोल्ट आपने निकाल लिया भाई। तो ये क्या हो जाएगा, 0.8 माइनस 0.03/0.03, तो ये आपके हो जाएगा log बेस 10 HIN की पावर 2 अपॉन Ag प्लस की चाहो तो वैल्यू रख दो, आप मत रखो, चलो रख ही देते हैं। तो ये तो दोस्तों ये वाला इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0.06 अपॉन 0.03 माइनस log HIN की पावर 2 अपॉन 0.1 की पावर 2। ये काटा तो ये कितना आ जाएगा भाई, 2 बार, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 2 बार। सही किया क्या, 0.86 0.80, ये आ जाएगा 0.06, ये 0.03 आ जाएगा ये, हाँ ठीक है। पीएच निकालनी है, ओके ओके डन। तो अब आपको पता है कि ये वैल्यू मेरी कितनी आ सकती है, HIN, हाँ सिल्वर की वैल्यू आपके कितनी दी हुई है, 0.1 दी हुई है भाई, क्या 2 बार आ रहा है क्या, Ag प्लस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आंसर क्या आएगा, ये आ गया 2 इज इक्वल टू माइनस ये 0.06, एन की वैल्यू आपने कितनी ली इसमें, ये 2 ही आएगी ना भाई, 0.03, दोनों चलेगा, ठीक है ओके। तो ये हो गया माइनस लॉग H प्लस का स्क्वायर अपॉन, ये कितना हो जाएगा भाई, 0.1 इंटू 0.1, ये गया तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो गया। या तो एक काम कर लो, इसको कर ही लेते हैं फिर, ठीक है भाई, पर आपको तो ये चाहिए ही नहीं ना, आपको तो ये लेना, ओके ये कैंसिल हो जाएगा फिर, इसको अगर मैं आगे ले लूँ तो ये हो जाएगा, इसका भी ये ले लेते हैं, आगे कैंसिल हो जाएगा, log 10 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है भाई आ गया आंसर। तो ये आप ऐसा कीजिए, ये जो लिखा हुआ है 2 इज इक्वल टू ये -2 इंटू लॉग ऑफ HIN, है ना, ये लिख दिया आपने, और ये आप क्या आएगा, तो ठीक है, ये इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, ये स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, इस पर रूट आएगा, और रूट आएगा तो फिर आपके पास में क्या हो जाएगा, नहीं भाई इसका आंसर 2 आना चाहिए, 0.06 से 0.03, ये गया तो ये आपके आएगा 10 की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना यार, सामने पड़ा है। देखो पीएच जो होता है वो क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ HIN। अरे भाई ये जो है ना, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा 10 की पावर 2 आएगा, और ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 से 2 मेरा क्या हो जाएगा, ये भी 2 आया, और ये आपके क्या आ जाएगा, ये वाला। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू मेरे पास क्या, माइनस लॉग ऑफ HIN क्या होता है, उसको पीएच कहते हैं। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई भाई, सॉल्व आउट करेंगे तो अगर ये 2 होता तो ये 1 आ जाता, और इसकी वजह से भी तो पढ़ा है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, पीएच विल बी इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आपको मैंने बताया कि अगर पहले तो मैंने क्या निकाला, इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू निकाली ये वाली 0.06, ये मैंने रख दिया ताकि आगे कैंसिल हो जाए, और ये हो जाएगा HIN की स्क्वायर, और ये Ag प्लस का स्क्वायर कर लिया मैंने। तो मैंने क्या किया, या तो आप चाहो तो दोनों को अपन साथ में भी लिख सकते थे, तो दोनों का साथ में लिख दिया, फिर आपके इसका रूट ले करके आप कर सकते थे, क्योंकि ये वैल्यू आपके पीएच के बारे में थी, ठीक है भाई। तो ये सॉल्व करने का तरीका था, और इसमें कुछ भी नहीं था,
तो आंसर कितना आएगा 2। चेक कर लेते हैं आंसर, शायद इसका यही होना चाहिए। हाँ ये देखो ये पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो तरीका मैंने आपको बता दिया। पी एच इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ एच आइन होता है। चले भाई आगे। आगे बढ़े दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है, इन द लेड स्टोरेज बैटरी द एनोड रिएक्शन इज, कोई रिएक्शन दी हुई है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ लेड विल बी यूज्ड अप टू डिलीवर 1 एम्पियर फॉर 100 आवर्स। तो 100 घंटे के लिए अपन कितना लेड का यूज़ करेंगे, कितना लेड डिपॉजिट होगा। तो यहाँ फैराडे का फर्स्ट लॉ लगा दो बेटा। W इज इक्वल टू क्या होता है ZIT, और Z जो होता है वो क्या होता है E/F होता है, और E जो होता है वो क्या होता है मोलर मास या एटॉमिक मास डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर या N फैक्टर। तो यहाँ देखो आपके Z की जगह मैंने क्या लिख दिया E/F I इंटू टी, वैल्यू रख दो आप E। इक्विवेलेंट मास सिल्वर का, लेड का कितना 208, वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 2, 1/F, F का मान क्या होता है 96,500, और I कितना है 1 एम्पियर। अब टाइम जो दिया है वो आपके आवर में दिया हुआ है, तो इसको आप सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 60 मिनट और ये 60 सेकंड, कैंसिल हो गया भाई। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में 104, तो 104 इंटू ये कितना हो जाएगा भाई 100 हो गया, और ये कितना हो गया 36.965। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ ही जाएगा। ये 104 है, अगर मैं इसको 1000 मान लूँ और इसको आपके 10,000 मान लूँ तो ये कट जाएगा, और आंसर आपके पास क्या हो जाएगा। मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ। इसको 100 ले लिया, इसको 100 ले लिया, ये 1000 ले लिया, और ये 36 बच गया 360 के आसपास अंदाजन। तो अपने पास बाकी सब में डिफरेंस ज़्यादा है। आंसर सेकंड इज करेक्ट। आगे देखो दोस्तों, तो यहाँ W इज इक्वल टू ZIT लगाया मैंने, और कुछ भी नहीं किया है। आगे देखिए, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन, ये दिया हुआ भाई। द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल क्या होगा भाई इस रिएक्शन के लिए। अब देखो Sn से Sn+2, इसका मतलब ये एनोड है, और ये Ag प्लस Ag ये क्या है कैथोड है। स्टैंडर्ड पूछा आपने, तो E इज इक्वल टू क्या होता है E0 ऑफ SOP ऑफ एनोड प्लस E0 ऑफ SRP ऑफ कैथोड। SOP कितना हो जाएगा इसमें, देखो तो क्या दिया हुआ है क्या अपने पास में। हाँ ये दिया हुआ है, इसका दिया 0.8 और इसका दिया है तो SRP दिया, तो SOP ऑफ एनोड मुझे चाहिए। ये आपके देखो इसका कितना दिया, पीछे वाला का 0.4 है, तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस ये SRP चाहिए कितना दिया हुआ अपने पास में 0.80, तो ये आपके आ जाएगा 0.94 वोल्ट। ठीक है भाई, ये आपका 4th इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो क्या दे दिया है, E0 निकल +2 से निकल के लिए ये दिया हुआ है। स्टैंडर्ड EMF ऑफ द वोल्टेज सेल। अब यहाँ भी देखो आपके वापस ये कंसंट्रेशन 1 m है और ये भी क्या है 1 m है। तो अब आपको पता है कि जो सेल पोटेंशियल होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है भाई। तो एनोड कौन है निकल है, और कैथोड कौन है ये है। ठीक है, तो अब आप देखिए निकल +2 से निकल, ये तो SRP दिया हुआ है, तो उसी फॉर्मूले का यूज़ कीजिए आप। तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस की 0.25 हो जाएगी, प्लस SRP
3 से 1 ये कितना है 1.50, आंसर कितना आ जाएगा 1.75 वोल्ट। आगे देखो भाई, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द सेल कंटेनिंग द 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज रिप्रेजेंटेड बिलो। ये कंसंट्रेशन दी हुई दोस्तों, ये एनोड वाली है और ये क्या कैथोड वाली है। अब पूछा कि बताओ कितना हो जाएगा, तो आपको पता है वही नर्स्ट इक्वेशन अगर आप लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें। तो ई आपको पता है ई नोट, तो आपको पता है इसका 0 हो जाएगा -0.06 अपॉन एन की वैल्यू 2 ही लिखते हैं अपन, और ये हो जाएगा अपने पास में log बेस 10। एनोड की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है 10 की पावर -8, तो 10 की पावर -8 का स्क्वायर कर लेते हैं। और कैथोड वाली कितनी है, ये दी हुई है 0.001, मतलब 10 की पावर -3 का भी स्क्वायर करना है। तो ये तो हमें पता ही है 0 हो जाएगा, और चलो चेक करते हैं। माइनस का 0.03, ये हो जाएगा log बेस 10, 8 दूनी कितना हो गया 16 माइनस का, और ये कितना हो जाएगा भाई 10 की घात -6, तो ये हो जाएगा प्लस का 6, तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो गया माइनस का 0.03 इंटू 10 की पावर -10। आगे लाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10 इंटू 0.03, ये प्लस में मतलब 0.03 का मतलब ये हो जाएगा 0.3 के आसपास, प्लस 0.3 मतलब 0.295 वाला आंसर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा, सी इज द करेक्ट आंसर। अब ये दिया दोस्तों जिंक से Zn+2 बन रहा है, और ये पूछा है कि बताओ भाई completely discharge the relative concentration of Zinc+2 to Cu+2 is what। अब देखो एक डेनियल सेल लिया हुआ है, इसका ये दिया हुआ है और इसको डिस्चार्ज किया गया है, तो पूछा जिंक से कॉपर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी। मैं वापस ले लेता हूँ इस क्वेश्चन को यहाँ पर। मतलब ये है कि Zn, ये डेनियल सेल लिया भाई, अब ये कह रहा है कि सेल डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर E की वैल्यू क्या करनी है 0 करनी है। तो E इज इक्वल टू मेरे पास क्या था E0 माइनस 0.0591, N की वैल्यू 2 log बेस 10 Zn+2 अपॉन क्या हो जाएगा Cu+2। ये कंसंट्रेशन पूछी इसने, ये वैल्यू क्या कर लो 0, ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई भाई 1.1, तो ये 1.1 इज इक्वल टू 0.059, सीधा डिवाइड ही कर दो ना, log बेस 10 Zn+2 अपॉन Cu+2, इसको आप डिवाइड कर दो 1.10 अपॉन 0.03, log बेस 10 Zn+2 अपॉन Cu+2, काटो इसको, कितना आएगा 0.33 आ जाएगा, 0.36 आएगा। 0.36 कैसे आएगा रे, 0.36 थोड़ी आएगा, 1.10 अपॉन 0.03, ये गया और ये आ गया 110/3, तो ये हो गया 3 तिया 9 और पीछे बच गया 2 6 तिया 18, 36 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ये वैल्यू क्या आ रही है log बेस 10 Zn+2 अपॉन Cu+2। अब आपको पता है जब ये log हटता है तो ये 10 की पावर बन जाता है। अब देखते हैं अपने को क्या दिया आंसर, 36-37 एक ही बात है। द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 to Cu+2 इज हाउ मच,
बिल्कुल आंसर आ गया अपने पास में। इसने कंसंट्रेशन पूछी है। 36 की जगह 37 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। $37 ले लीजिए आप। ये वैल्यू प्लस में ही रहेगी भी, थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मैंने क्या किया, इसको इधर कर लिया है ना, ये ज़्यादा इसलिए 0.059 की 0.03 लिया मैंने, तो ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो ये तो अपने पास 1.10 दिया था, 0.03 log 10 डिवाइड किया मैंने, तो ये लगभग 37 आ गया। अब इन दोनों की कंसंट्रेशन पूछी इसने, लॉग एंटी लॉग का कोई खेल नहीं किया अपने से। इसने ये कह दिया जिंक 2 से Cu+2 का कितना डिफरेंस आएगा, तो ये आपने देख लिया कितना आ रहा है भाई, है ना, द रिलेटिव कंसंट्रेशन। तो ये आपके आंसर क्या रहेगा, अगर मैं लॉग हटाता हूँ तो वो आ जाएगा, और लॉग नहीं हटाता हूँ तो ये आंसर आएगा, पावर बन जाएगा। तो जैसा सवाल पूछा गया इसमें क्लियर नहीं किया है कि क्या पूछा इसने, कंसंट्रेशन पूछी है तो आपके वही रहेगी भाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा अपने पास में, रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ जिंक +2 टू Cu+2। जिंक को आपने ऊपर रखा नीचे रखा तो ये आपके हटेगा, तो ये आंसर आ जाना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि अगर ये वैल्यू इसमें आगे दे देते, ये लॉग लग जाता, लॉग ऑफ Zn+2, तो आपके फिर 37 ही आंसर आता। आगे देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग KSP फॉर द AGI। अब एक कोई रिएक्शन दी हुई है और इसमें KSP, आपको पता है KSP जब निकालते हैं तो साल्ट को अपन क्या करते हैं, तोड़ते हैं, घोलते हैं पानी के अंदर, तो वो क्या बनाता है Ag+ एक्वस, और क्या बनाएगा I-। ये रिएक्शन निकाल लो आप, तो आपका काम हो गया। तो आपको पता है भाई जो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, E=E0 -0.06 ही ले रहा हूँ मैं, अपॉन n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, एक का ही एक्सचेंज हो रहा है, एक log बेस 10, और ये क्या हो गया KSP। ये वैल्यू तो मेरी क्या आएगी, 0 आएगी, E0 में निकाल लेता हूँ। अब E0 कैसे निकलेगा, ये रिएक्शन चाहिए आपकी AGI वाली, तब कि ये कैंसिल हो जाए, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, AGI को यहाँ से चालू करूँगा उल्टा, तो E0 मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 0.152 प्लस इसको तो ऐसे लिखना पड़ेगा भाई। देखो ये जो रिएक्शन है ना, इसको उल्टा कर दीजिए, उसको उल्टा करो, तो AG से AG कैंसिल हो जाएगा और वापस यही चीज़ आ जाएगी, है ना। उल्टा करके लिख दो इसके नीचे, तो ये आपके क्या हो जाएगा, माइनस का 0.8, तो ये देखो आपके कितना हो जाएगा, माइनस का 0.15 और ये माइनस का 0.8, ये क्या हो गया, 2, 5, 9, माइनस का 0.952। अब ये वैल्यू रख दो यहाँ पर, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये माइनस का ले लीजिए, E0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 0.06 log बेस 10 KSP। तो क्या आंसर आएगा अपने पास में, ये वैल्यू आपने निकाल ली कितनी है, माइनस की 0.95 अपॉन 0.06 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log बेस 10 KSP। तो ये देखिए आपके 6 से निकालेंगे अगर इसको, तो 16 के आसपास चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 16 आ गया। तो यहाँ देखिए आप, log KSP पूछा इसने, तो यही निकालना था आपने को। तो देखो -16 इज इक्वल टू क्या आ गया, log KSP। तो ये देखो ध्यान से सुनना, KSP नहीं पूछा इसने, -log KSP पूछा है। ये कई बार ध्यान नहीं रखते, तो अपन KSP 10 की पावर 16 वाला कर देते, तो ये आपके क्या आएगा, माइनस में आएगा,
आंसर डी इज करेक्ट। आगे देखो दोस्तों, अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। सोडियम सल्फेट को आपने इलेक्ट्रोलाइज किया है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डाल के। द प्रोडक्ट एट कैथोड एंड एनोड विल बी रेस्पेक्टिवली व्हाट। अगर आपके पास ये सोडियम सल्फेट है Na2SO4 है, पानी के अंदर सॉल्यूशन है इसका एक्वस, तो ये 2Na प्लस और सल्फेट आयन बनाएगा। अब आपको पता पानी भी तो आयन ही तो हो रहा है, तो अगर सोडियम आयन भी हो और हाइड्रोजन भी हो तो पहले अपचयित कौन होगा? हाइड्रोजन होगा। ये ध्यान रखना। H2O भी साथ में लिखिए आप। पानी के अंदर तो क्या है? H प्लस भी है और OH माइनस भी है। सल्फेट का कभी ऑक्सीडेशन नहीं होगा क्योंकि सल्फर के आपको पता है कि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 6 है। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इसका तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं। तो कुल मिला के पानी ही आपकी ऑक्सीडाइज होगा और पानी क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो कैथोड पर क्या मिलेगा मेरे को? H2 और एनोड पर मुझे क्या मिलेगा? O2। तो आंसर कौन सा रहेगा भाई? फर्स्ट इज करेक्ट। अगला देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सेल कंटेनिंग द इलेक्ट्रोलाइट। कोई विद्युत अपघट्य का सॉल्यूशन है, उसके अंदर अपन करंट पास करें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, तो कंटेनिंग एन इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव आयंस मूव टुवर्ड्स द कैथोड एंड नेगेटिव आयंस टुवर्ड्स द एनोड। जो नेगेटिव आयन है वो एनोड की तरफ जाते हैं। तो व्हाट विल हैपन इफ द कैथोड इज पुल्ड आउट ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर आपने क्या किया? कैथोड को बाहर निकाल दिया तो क्या होने वाला है? देखो दोस्तों, कैथोड निकाल दिया तो आपके सेल तो आपने तोड़ दिया, सेल को ख़त्म कर दिया। अब सेल ख़त्म कर दिया आपने तो अब क्या होगा? अब तो कुछ होने वाला नहीं है। सेल पोटेंशियल के या पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही तो आपके आयन मूव करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने बाहर निकाल दिया तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। नन ऑफ दीज विल टेक प्लेस। कैथोड को बाहर निकाल दिया आपने, तो आंसर फोर्थ इज करेक्ट। चलें भी आगे। The product formed when an aqueous solution of NaBr is electrolyzed। NaBr का आपने इलेक्ट्रोलाइसिस किया है तो क्या मिलेगा भाई? एक्वस सॉल्यूशन ध्यान रखना। तो हैविंग द इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो आपको पता है, मैं अभी बताया था कि Na प्लस भी होगा और H प्लस भी होगा। तो ये आपको पता है ये क्या बनाएगा? Na, और ये क्या बनाएगा? H2। तो कैथोड पर मुझे एक क्या मिल जाएगी? H2। अच्छा, दूसरा एनोड पर मेरे को क्या मिलेगा दोस्तों? एनोड पर आपको पता है कि NaBr है ना भाई, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी, तो ये आपको क्या दे देगी? Br2। ये Br2 हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, सॉल्यूशन के अंदर Na प्लस का जो OH माइनस बच गया, आ रही बात में, तो Br चला गया, तो सॉल्यूशन के अंदर H2 चला गया, तो वाटर का क्या बच गया? OH। तो एक्चुअल में ये क्या बना लेगा? NaOH बना लेगा। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन कि अगर आपके पास Na वाला पार्ट है और यहाँ से H से H2 बन गया, तो पीछे क्या बच गया? OH बच गया। तो ये क्या हो जाएगा? H2Br2, और ये क्या हो जाएगा? NaOH सॉल्यूशन के अंदर अपने को मिलेगा। आगे देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट प्रोड्यूस, ये क्या देता है अपने को? इंक्रीज इन pH, डिक्रीज इन pH, आइदर डिक्रीज और इंक्रीज, क्या होगा भाई? देखो, कॉपर सल्फेट जो होता है उसके अंदर एक्चुअल में अगर कॉपर +2 है और H प्लस आयन भी है, तो आपको पता है कि दोनों में ज़्यादा इजीली रिड्यूस कौन सा होगा? जिसका SRP ज़्यादा हो। तो हाइड्रोजन तो ऊपर आता है और कॉपर नीचे आता है, तो ज़्यादा SRP किसका होगा? Cu+2 का। तो ये जा कर के आपके कॉपर आपके बना देगा, जमा हो जाएगा, और ये जाएगा नहीं। तो सॉल्यूशन में क्या पड़ा रहेगा? H आयन। तो H आयन की वजह से आपके pH में क्या आएगी? कमी आएगी। आगे देखो, हाउ मेनी कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर कंज्यूम्ड व्हेन द 100 mA करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन फॉर सिल्वर नाइट्रेट 30 मिनट।
तो ये पूछा चार्ज की वैल्यू पूछी है इसमें। देखो दोस्तों, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, I इंटू टी। कितनी करंट है देखो, तो करंट अपने पास 100 मिली एम्पियर, मतलब 10 की पावर -3, टाइम टी, टी कितना 30 मिनट है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। यह आंसर 102030 ये कैंसिल हो गया, प्लस से माइनस, और ये आपके पास आ जाएगा 180 कूलम। आगे देखिए, 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है कंटेनिंग द, एक में तो है फेरस क्लोराइड और दूसरा है फेरिक क्लोराइड, आर कनेक्टेड इन सीरीज। द रेशियो ऑफ मास ऑफ आयरन, मतलब रेशियो निकालना, आयरन एट कैथोड इन द 2 सेल्स। हमें पता है मेटल कहाँ पर जाके जमा होगी, तो वो आपके कैथोड पर ही जाके जमा होगी। तो इसमें अपन क्या करने वाले हैं भाई, तो Fe+2 जाएगा और एक Fe, तो कैथोड दोनों सॉल्यूशन है अलग अलग सेल के अंदर। तो Fe+2 जाकर के क्या करेगा, Fe में कन्वर्ट हो जाएगा, और Fe+3 ये जो फेरिक है वो भी आपके Fe के फॉर्म में ही तो जाके जमा होगा। कितना जमा होगा, W इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ZIT। ZIT का मतलब क्या हो गया, E/F I इंटू टी, और W आपको पता है E क्या होता है, मोलर वेट या एटॉमिक वेट, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर। देखो बाकी सब तो कॉमन है, तो डिफरेंट क्या है, वैलेंसी फैक्टर। तो पहले वाले का मैं ले लेता हूँ W1, दूसरे वाले को W2, तो ये क्या हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर पहले का और वैलेंसी फैक्टर दूसरे का। तो पहले वाले का वैलेंसी फैक्टर कितना है, 2, और दूसरे वाले का वैलेंसी फैक्टर कितना है, 3। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा भाई, 3/2, करेक्ट आंसर। अगला देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द एसिडल्टेड वाटर 112 ml हाइड्रोजन गैस एट STP कलेक्ट एट द इतना सेकंड के अंदर, द करंट पास्ड इन द एम्पियर। कूलॉम लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, कुछ ज़्यादा डरने की बात नहीं है। ये जो आपने दिया 112 ml H2 गैस का वॉल्यूम दिया हुआ एट STP, तो इसका मोल बना लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला आपका जो लिखा हुआ है दोस्तों ऑफ H2 गैस, तो अब आप देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ये जो फॉर्मूला आपने लिखा था ना, W इज इक्वल टू, मैं इसको वापस लेके आता हूँ, देखो इसी को वापस लेके आ रहा हूँ ना, इस फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, W अपॉन मोलर वेट इज इक्वल टू 1 अपॉन वैलेंसी फैक्टर 1 अपॉन F I इंटू टी हो जाएगा भाई। अब इसको अपन क्या कहते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास को क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। अब बताओ मोल कितना हो जाएगा, मोल मेरे पास 112 अपॉन 22,400 कर लेता हूँ, तो मोल मेरे पास कितना हो गया, 112 अपॉन 22,400 अपॉन 1 अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ये कितना हो जाएगा भाई, 2। अब ये जो लिखा हुआ है I इंटू टी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Q। इसने क्या पूछा था, करंट पास इन द, अच्छा करंट पूछा ना, I मुझे निकालना है। टाइम कितना दिया भाई, 965, और F की वैल्यू क्या होती है, 96500। सॉल्व कीजिए आप, तो ये देखो ये तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गया, 965 से 965 कैंसिल हो गया, तो ये 112 को काटा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार कटेगा, और ये 2 से 2 कट गए, तो I के लिए कुछ नहीं बचा, एक ही बचा, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि क्वेश्चन को थोड़ा कैचिंग सही होनी चाहिए, तभी वो सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। बस इतने ही क्वेश्चन थे भाई। तो दोस्तों मैंने कुछ बातें आपको बताई है,
और आप देख सकते हैं कि कभी कभार क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि उसने पूछा क्या है, या कोई एरर होती है। चूँकि आपके जो नीट या जेई का पेपर होता है उसमें तो उसमें भी एरर आ जाती है, कई बार दो आंसर दिए जाते हैं या क्वेश्चन को बोनस किया जाता है। तो ये जो सोर्स लिया गया है तो कई बार टाइपिंग मिस्टेक भी कहीं कहीं हो जाती है। तो हम जो बात बताते हैं उसको मानिए और कोशिश कीजिए कि जो टीचर हमें बता रहा है वो सही है, और उसी के अनुसार सीखेंगे अपन, है ना। तो ये दोस्तों आपको मैंने 2 एक्सरसाइज करवा ली है, तो इसी के साथ ही ये सेशन आपका एंड होता है दोस्तों। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चन जो थे वो हमने करने की कोशिश की। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता, तरीका वही रहेगा, न सी क्वेश्चन लेकर के मैथ लगानी थी, सॉल्व करना था। तो इस प्रकार से हमने ये निकाल लिए भाई सारे क्वेश्चन। तो अब अगले सेशन में फिर मिलेंगे दोस्तों, लेकिन जैसा कि आपको पता है हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों कि भाई आप कोशिश ये करें, है ना। क्या कोशिश करोगे बताओ? आप यही कोशिश करेंगे कि जो भी आपको हमने पढ़ाया है आप संतुष्ट हैं, है ना। तो इसका आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, है ना भाई। हमें अच्छा लगेगा, आपका मोटिवेशन हमारे काम आएगा दोस्तों। और मेरे हिसाब से अगर आप किसी चीज़ को शेयर करते हैं तो शायद उसमें खर्चा तो शायद नहीं आता है ना। तो आपके खर्चा नहीं आएगा, लेकिन हमारे पास खर्चा निकालने का साधन ज़रूर आ जाएगा। तो दोस्तों फिर बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और अच्छा कर सकें। ठीक है दोस्तों, अगले क्लास में अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, पढ़ते रहिए। थैंक यू।